हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान पे पॉलिटी पे एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जितना थ्योरी के चैप्टर आएंगे उन पे सब पे एमसीक्यूज आएंगे, और जो पहले से थ्योरी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं चैनल पे, पहले उन पे एमसीक्यू हम दिए दे रहे हैं। जैसे संविधान के 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उन दोनों पे एमसीक्यू दे रहे हैं। ज्योग्राफी पे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उसके एमसीक्यू देंगे। पर्यावरण पे 2 एमसीक्यू पड़े हुए हैं, उसके वीडियो पड़े हुए हैं थ्योरी के, उस पे एमसीक्यू देने हैं। उसके बाद से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, जिस पे भी वीडियोज़ आएंगे थ्योरी के, उन सब पे क्रमिक रूप से एमसीक्यू जाएंगे। पॉलिटी को पहले लेने का रीज़न ये है कि यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, उसमें पॉलिटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। हम कह सकते हैं ये स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि पॉलिटी सुपर टेट में भी आएगी, सुपर टेट में भी आएगी, जो एडिड विद्यालयों में जूनियर की परीक्षा होने वाली है उसमें भी आएगी। एडिड जूनियर वाली जो परीक्षा है उसमें भी आएगी। रेलवे की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा जाएगा। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस की परीक्षा, उसमें पॉलिटी के सवालों की संख्या अच्छी खासी रहती है और अपेक्षाकृत थोड़ा सा इजी होता है पॉलिटी को कमांड करना। तो चलिए, ये टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ, उस पे पूरा एमसीक्यूज है और हमें लगता है कि इस पे 40-50 सवाल हैं बहुत अच्छे से, और मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अनुसूचियों पे जो भी थ्योरी आपको है बहुत अच्छे से पूरा एनालिसिस के साथ थ्योरी वीडियो पड़ा हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें संविधान क्लिक करेंगे तो ये वीडियो थ्योरी वाला आपको मिलेगा। उसको एक बार 2 बार सुने, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो एक ही बार में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं इस पे एमसीक्यूज पे। तो पहला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में देखिए, सवाल बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। 12। एक्चुअली जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थीं? 8। और आज 12 हैं, यानी 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई। 9, 10, 11 और 12 ये बाद में जोड़ी गई। ये चारों कब कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये भी सवाल आता है। ठीक, पूरा अनुसूचियों का डिटेल वीडियो है, आप सुन लें 1-2 बार, हो सका लास्ट में हम समराइज भी कर देंगे उन्हें। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? कितनी अनुसूचियां थीं? तो प्रारूप समिति में जो संविधान दिया था उसमें 8 अनुसूचियां थीं। तीसरा सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? इसका जवाब भी है 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका भी जवाब है 8। पांचवा सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई? नवीं अनुसूची, इंपॉर्टेंट सवाल है, नवीं अनुसूची जोड़ी गई। ये पहला संविधान संशोधन है जो 1991 में हुआ था। इस अनुसूची में कंटेंट क्या है? आप थ्योरी वाले चैप्टर में जाएंगे, सब है इसमें। कंटेंट ये है कि कोई भी विषय न्यायपालिका के सीमा से बाहर रखना हो, कि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो इसमें जोड़ दिया जाता है। और कुछ भूमि सुधार से संबंधित कानून थे वो भी इसमें रखे गए। क्वेश्चन 6वां, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये है अनुसूची 10 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसमें दल बदल निरोधक कानून राजीव गांधी के समय में आया था, दल बदल निरोधक कानून। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज का प्रावधान था, पंचायती राज अधिनियम। ठीक, 11वीं अनुसूची से 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा सवाल है। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ये तो चौथी है, ये चौथी अनुसूची है। भाषाओं से, ये 8वीं है। शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण से, ये तीसरी है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, हाँ यही दूसरी अनुसूची है, यानी जवाब है ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में कौन कौन लोग आएंगे वेतन में? इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में आते हैं, इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में आएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ये लोग आते हैं इसमें। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन लोगों के वेतन आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख हमारी प्रथम अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची में है। बहुत आसान सवाल है, आधे पेज का नोट्स है, आधे पेज, हार्डली आधे पेज का कंटेंट है, उसी से सारे सवाल हैं। आप थ्योरी वाले चैप्टर पर जाइए, बार बार हम कहेंगे, यहाँ पे हम उनको डिक्टेट करेंगे तो एक समय की बर्बादी ही मानिए। आप ऑलरेडी वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको आप बात करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब उसमें नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ये सब दूसरी अनुसूची में है, ये दूसरी अनुसूची में है। ठीक, वेतन से संबंधित, वेतन से संबंधित, तीसरी में शपथ है और दूसरे में वेतन है, तो द्वितीय अनुसूची में। थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक, अगले पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। ये तो चौथी है, ठीक। ये फोर्थ है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। हाँ, यही है तीसरी। ये भाषाओं से ये आठवीं है, आठवीं है ये। महत्व पदाधिकारियों के वेतन ये दूसरी है। तो तीसरी कौन सी है? ये वाली। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। आरआरबी में आया है, देखिए आरआरबी टिकट कलेक्टर में। रेलवे वाले भी समझे महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है। हम तो कहेंगे इसको कम से कम 4-6 बार आप लोग देखिए, कान में टील लगाइए, खेत में, खलियान में, बाजार में, खेल में, जहाँ जाएं सुनते रहेंगे, उसी दिन काम तमाम है, सब तैयार हो जाएगा। ठीक, किसी दिन एक वीडियो डालेंगे, लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, कैसे याद किया जाता है किसी चीज़ को। ठीक, हर समय आपको एक ही उत्साह से सब चीज़ें पढ़ाई याद होता रहे, ये संभव नहीं है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन कैसे अधिक से अधिक हम उसका आउटपुट ले सकें, किसी दिन इस पर एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? बहुत बढ़िया सवाल है, सीडीएस की परीक्षा में आया है। सीडीएस का सवाल है, जाहिर सी बात है एक लेवल होगा। संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करती है इस परीक्षा को, तो संघ लोक सेवा आयोग का एक रेपुटेशन है और सवालों का लेवल भी वही रहता है। स्वशासी जिला परिषद ये छठी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में कुछ क्षेत्रों के लिए ऐसे स्वशासी परिषदों का गठन किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं में। 8वीं में इस पर भी हम डिक्टेट करेंगे। मूल संविधान में हमारी 8वीं सूची में 14 भाषाएं थीं, अब कितनी हो गई हैं? अब 22। यानी जो 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? बहुत हिट सवाल है, 3 वाले वीडियो को ज़रूर आप सुने, सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन की। ये चौथी है, देखो। ठीक, संघ राज्य समवर्ती सूची के साथ ये 7वीं है। भाषाओं के साथ बिल्कुल साफ, भाषाओं के साथ यही है और यही उत्तर है। डी ऑप्शन क्या है? दल बदल के आधार पर, ये 10वीं है। 10 बदल के आधार पर आयोग घोषित करना, ये 10वीं। देखिए ये भी आरआरबी में आया है। आरआरबी वाले हल्के में नहीं लें, एनटीपीसी ग्रुप डी वाले लोग हल्के में नहीं लें इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची में। यही तो अभी अभी जिक्र किया था, 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को? स्पेसिफिक सवाल है, अच्छा सवाल है। और ये होगा तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा है। इंदिरा साहनी वाले केस में जो आरक्षण की सीमा 50% रखी गई थी, उसको तमिलनाडु ने वायलेट किया है और संभवतः 69% रिजर्वेशन है वहाँ पे, और उसी आधार पे किया गया है, उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। संविधान की अनुसूची पहली में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, तो नाम में परिवर्तन, सूची में परिवर्तन, ये सब अनुसूची 1 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण
संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में, 1985 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। ठीक, देखिए कुछ लोगों को जो थोड़े से कंपटीशन के क्षेत्र में नौसिखिया टाइप होते हैं, ठीक, उनको लगता है एक ही सवाल को 4 बार लिख दिया, टाइम बर्बाद किया। ये टाइम की बर्बादी नहीं है, यही तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, यही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। आपको दिमाग को 3-4 बार खटखटाया गया है। इसका मतलब है कि जब ज़रूरत पड़ेगी परीक्षा हाल में, दिमाग इसको रीड करेगा। 4 बार गुजरा है वहीं से। और आप देखिए बार बार आए हुए सवाल है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, इससे पहले एसएससी में आया हुआ है। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और हमारा तो प्लान ये है कि कम से कम नहीं तो 20,000 ऐसे एमसी का अभ्यास किया जाए, फिर आए कोई परीक्षा इस टाइप की। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 22। हाँ, करीब 40 के आसपास सवाल हैं हमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितनी इसे स्टार दिए जाएं उतने कम हैं। लेकिन थ्योरी जिन लोगों ने पढ़ी है मेरी वीडियोज या वैसे क्लास में, वो सारे बच्चे इन सारों सवालों को हल कर सकेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं? असम, मेघालय, मणिपुर। 6ठी अनुसूची कहाँ लागू? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये लागू होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर में लागू नहीं होती, मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक, मणिपुर में लागू, एमपीपीएससी का सवाल है। ये 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्यों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा सवाल है, देखें इसको। सूची 1, सूची को कूट मिलान करना। इधर ये अनुसूचियां दी गई हैं, इधर संबंधित विषय हैं। तो चतुर्थ अनुसूची एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, यानी ए का हो गया 3। षष्ठ अनुसूची 6ठी जनजातीय क्षेत्र। अष्टम अनुसूची भाषा। नवम अनुसूची भूमि सुधार। ठीक, मतलब ये चौथे का ए का 3 है और बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन सी सही है, 3 4 2 1। बढ़िया सवाल है। अगला सवाल है सूची 1, सूची जी को भी मिलान करना है। इधर भी अनुसूचियाँ, इधर भी संबंधित विषय, बहुत अच्छा। 8वीं अनुसूची क्या होगा? इधर राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, तो 3। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार से बाहर हो जाता है, पहला। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत राज, यानी ए का हो गया यहाँ पे 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। 3 1 2 4, 3 1 3 1 2 4, इसका भी सी है। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है, ये भी सूची मिलान का है। इधर प्रशासनिक उपबंध है, उधर अनुसूची दे दी गई, उसी टाइप का सवाल है अच्छे से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये 6ठी अनुसूची है, तो ए का हो गया 4। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं प्रशासनिक उपबंध, और इधर अनुसूचियाँ दी हुई हैं। तो अखिल भारतीय उपबंध है, इसको थोड़ा ऊपर करें।
अच्छा सवाल है, ये किसी अच्छी परीक्षा में ही आया। अखिल भारतीय उपबंध होगा, ये अखिल भारतीय सेवाएं पाँचवीं में है नहीं, छठवीं में है नहीं, ये सातवीं में होगा, यानी तीसरा ऑप्शन। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, बहुत अच्छा। और इसका सीएजी, ये वेरी गुड, समझ रहे हैं क्या है सीएजी के वेतन और भत्ते, ये दूसरी सूची यानी एक। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण 4, छठी अनुसूची, सॉरी 4 3 1 2, पाँचवीं अनुसूची। देखिए पाँचवीं अनुसूची और छठी में बहुत कन्फ्यूजन है। पाँचवीं में जो बात लिखी गई वो जनरलाइज है पूरे देश के लिए, जैसे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण के संबंध में। यही बात अनुसूचित 6 में है, लेकिन वो 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है, इसलिए बहुत सतर्क होकर करें। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख तो किसमें 315 में अनुच्छेद में, लेकिन उसके वेतन आदि के बारे में यहाँ है, उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, 7वीं अनुसूची में। विषय का जो विभाजन है वहाँ पे 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुसूची और विषय। जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, बाकी 3 सही और 1 सही नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये तो सही है। दूसरी अनुसूची में वेतन है। शपथ प्रतिज्ञान अनुसूची 3 में, यही गलत है, इसका मतलब यही उत्तर है। चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सही है। 10वीं दल बदल के आधार पर निरर्ता के बारे में, एनडीए में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं, 11वीं, 9वीं, 12वीं, 11वीं, एसएससी में आया हुआ सवाल है। 28वां, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भैया पहली अनुसूची, इसमें क्या कहना, पीसीएस में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, 2014। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी सूचियों को मिलान करना है। प्रशासनिक उपबंध दिए हुए हैं और उधर अनुसूची दी है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। देखिए राज्य, केंद्र, राज्य या यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ भी जिक्र मिले सब पहली अनुसूची में है, पहली में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते दूसरी में है। विभिन्न पदों के लिए शपथ का प्रावधान 3 में है, तो ये भी सही है इसका। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये चौथी में, यानी 1 2 3 4 कहाँ पे है? 1 2 3 4, डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। कूट मिलान वाले थोड़े लगते हैं कठिन, लेकिन बहुत आसान होते हैं सवाल, अगर थ्योरी आपने ठीक से पढ़ी हुई है। 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी में, इसमें क्या है? एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स फॉर वेरियस स्टेट्स, संघ तथा राज्य में शक्तियों का वितरण की रूपरेखा 9, इनमें संविधान में सूचित भाषाएं नहीं, ये तो 8वीं में है। इनमें जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन संबंध में नहीं, ये 5वीं 6वीं में। इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन, वेरी गुड, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, थोड़ा पुराना है, 2004 में आईएएस में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल, सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। त्रिपुरा, ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है, 2014
19 रिसेंट आया हुआ सवाल है, बहुत पुराना नहीं है। किस राज्य में लागू होते हैं? 4 राज्य में लागू होते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATM स्क्वायर कोड है, ट्रिक याद कर सकते हैं। अरे क्या भाई हो गया, ATM स्क्वायर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम। मणिपुर कर नहीं कर देना, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसे को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, ये सारे काम पहली अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ये भी IAS में आया हुआ सवाल है, इतने सरल सवाल भी आते हैं। 2001 काफ़ी पुराना है, हम लोगों के ज़माने में आया हुआ सवाल है। ठीक, उस समय भले ही लगा हो कि उस समय इस टाइप के साधन उपलब्ध नहीं थे जैसे आप लोगों को घर बैठे उपलब्ध हैं। हम लोग तो अपनी वही यूनिक गाइड ही बाइबल हुआ करती थी, वही गूगल हुआ करती थी, उसी को देख देख के प्रफुल्लित होते रहते थे। भले ही परीक्षा में पास ना हो लेकिन किताब को दोष नहीं देते थे, लगता है कुछ कमी रह गई मेहनत में और करेंगे। आप लोग तुरंत दोष टीचर में, किताब में, कोचिंग में, गार्जियन में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण की स्कीम रखता है? नहीं रखती भाई, ये तो 7वीं है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है? संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है? ये 8वीं है। आदिवासी क्षेत्रों का ये 6वीं 5वीं है। अब देखिए लिखा है राज्यों के परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वही राज्यसभा है, उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया, राज्यसभा को राज्यों के परिषद कह दिया गया, तो यही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 34। और फिर ये सूची का मिलान है, इधर कंटेंट है और इधर अनुसूचियां हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं, बिल्कुल सही है। भाषा का उल्लेख 8वीं, बिल्कुल सही। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं, बिल्कुल सही है। दल बदल निरोधक 10वीं। 1 2 3 4 जहाँ देखे वही उत्तर है। अरे भाई क्या हो रहा है, 1 2 3 4 डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 2008 है इसमें, 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। विभिन्न राज्य अगर मिले तो ये 5वीं का कंटेंट है। अगर यहीं पे उन 4 राज्यों का उल्लेख हो जिन्हें अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो ये 6ठी अनुसूची है। ठीक, अगला सवाल और शायद लास्ट सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। नई 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 से समझ रहे हैं क्या कह रहा है? नई ये कह रहा है कि मूल संविधान में जो थी उसके बाद कौन सी नई थी, तो ये 8 तक थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं बाद में जोड़ी गई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं समय समय पर जोड़ी गई, उस पर भी सवाल आता है। थ्योरी वाले चैप्टर में सारा कंटेंट दिया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए अनुसूचियों को थोड़ा सुविधा के लिए हम 3 4 5 मिनट में इन्हें समराइज किए दे रहे हैं। इन्हें अनुसूचियों को समराइज किए दे रहे हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान के जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स,
अरे भाई, अनुसूचियाँ, इस पे लिखना बहुत कठिन काम है। ठीक है, अनुसूचियाँ क्यों जोड़ी गई, मूल प्रश्न है। जब इतना लंबा चौड़ा संविधान लिखा गया, दुनिया का सबसे बड़ा, फिर भी अनुसूचियाँ जोड़ी गई। 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों में जो कंटेंट है, उसके लिखने के बाद भी ऐसा महसूस किया गया परिचर्चाओं में, संविधान सभा की बैठकों में, कि कुछ विषय रह गए हैं जो भी बहुत ज़रूरी हैं, तो उन्हें हम लोगों ने अनुसूचियों के रूप में रख दिया, और कुछ नहीं है। कहीं कहीं रेपिटेशन ना हो, कहीं कहीं आपको रेपिटेशन भी दिखेगा कि उसी का जिक्र यहाँ भी है और अनुच्छेदों में भी है। तो उसको क्लियरिटी लाने के लिए जो कुछ छूट गया था, शेड्यूल के रूप में जोड़ दिया। तो जब संविधान बना था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 8। हमारे मूल संविधान में बार बार सवाल आता है, ये 8 थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं। ठीक, ये थी। नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हम लोगों ने बाद में जोड़ी गई। अब आपको अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो पूरे संविधान में जो चीज़ें बाद में जोड़ी गई, संविधान बनने के बाद, संविधान को 1949 में हमने जब अंगीकृत किया, उसके बाद जो भी जोड़ा गया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। सवाल क्या बनता है, जोड़ा गया तो साहब कब जोड़ा गया है, यानी इसका ईयर पूछ लेंगे। जैसे इसका ईयर है 1951। ठीक, अब जोड़ा गया तो वो जो जोड़ने वाला फेविकोल है, यानी संविधान संशोधन कौन सा था, वो भी पूछ लेंगे। तो ये पहला था, पहला संविधान संशोधन। ऐसी कंटेंट क्या था, हाँ कंटेंट पे भी सवाल रहता है। कंटेंट जैसे 9वीं में था किसी विषय को न्यायालय की सीमा से बाहर कर देना, भूमि सुधार करना, ये सब कंटेंट भी पूछ लेते हैं। कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा कितने बार पूछा गया कंटेंट कब जोड़ा गया, यानी ईयर, और संविधान संशोधन पूछ लेते हैं। ऐसे ही 10वां का कंटेंट है दल बदल कानून को रोकना, दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून कब जोड़ा गया? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां। 11वीं, इसमें पंचायती राज है। पंचायती राज अभी अभी चुनाव है, सवाल पूछा जा सकता है। कब जोड़ी गई? 1973 में। कौन सा संविधान, 1993 है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वीं भी 1993 है। किस संविधान? ये 74वें द्वारा। इसमें नगर पालिका, नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन के संबंध में कि नगर निगम, नगर पालिका और ये टाउन एरिया, इन सब का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया। तो ये सवाल बनता है कब कब जोड़ी गई, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और इनमें कंटेंट क्या था। बहुत हिट सवाल रहता है यहाँ पे। अब चलिए इस पर भी एक नज़र तेज़ी से देख लेते हैं। पहली अनुसूची में है केवल संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विवरण, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में। दूसरे में है वेतन। तीसरे में है ओथ, मुख्य पदाधिकारियों की शपथ। चौथे में है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीट मिलेंगी, ये इसमें है। 5वीं में है अनुसूचित क्षेत्र। ध्यान देना शब्दों पे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना चाहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित
जन जातियों के संबंध में स्पेशल प्रावधान। ये शेड्यूल एरिया है, ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब है, एसटीज, और ये शेड्यूल एरियाज है। कई दफ़े तुकबंदी में हम लोग जहाँ एसटी है यहाँ एससी लिख जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्पेशल प्रावधान है। क्यों ये? एक्चुअली जब हमारा संविधान बना तो लोकसभा सीटें पूरे देश को बांटी गई 550 के आसपास, ठीक। तो 8-10 लाख लोग एक लोकसभा सदस्य चुन लेते हैं। विधानसभा की सीटें भी बांटी गई, हम अपने अपने एमएलए चुन लेते हैं जो हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं उस सदन में, राष्ट्रीय सदन में या राज्य के सदन में। लेकिन ये देखा गया कि पूरे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो अपना प्रतिनिधि चुनने की स्थिति में नहीं है, उनकी संख्या इतनी कम है या उनकी संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का है कि फैला हुआ है, कहीं पे भी कंसोलिडेट नहीं है कि वो अपना एक एमएलए चुन लें, अपना एक सांसद चुन सकें। तो आखिर उनके हितों की रखवाली कैसे हो? भविष्य में कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री यदि उनके हितों से खिलवाड़ करता है या उनकी जायज़ मांगों की अनसुनी करता है, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं अपना विधायक चुन सकें, जाहिर सी बात है कोई राजनीतिक दल उनको भाव नहीं देगा या नज़रअंदाज करेगा, तो इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई अनुसूची 5 के रूप में। और ये जो अनुसूचित क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं उनका सीधा प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनका सीधा प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे जो प्रतिनिधि होता है वो सीधा राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। अब 5-6 में जो कन्फ्यूजन होता है वो इसलिए है कि 5वीं अनुसूची जनरलाइज है पूरे देश के लिए, 6ठी में उसी को स्पेसिफाई कर दिया गया। कुछ राज्यों में ये समस्या ज़्यादा है, जैसे उसमें से एक असम भी है, ठीक, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है और मेघालय। 4 राज्यों में यही शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के विषय में विशेष प्रावधान है, ठीक। 7वीं में था विषयों का विभाजन, जिन्हें हम लोगों ने 3 कैटेगरी में विभाजित किया। विषयों का विभाजन या कौन सा विषय है जिस पे राज्य की सरकार कानून बनाएगी, ऐसा कौन सा विषय है जिस पे संघ की सरकार बनाएगी। क्योंकि हमने एक संघीय ढांचा स्वीकार किया है राष्ट्र स्तर पर, तो फिर विषयों का विभाजन भी जरूरी हो जाता है। संविधान में उल्लिखित है 3 अनुसूचियां हैं, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पे संघ की सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा, यह भी स्पष्ट उल्लिखित है संविधान में एकदम। कभी कभी शायद पूछा गया कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो मूल संविधान में कितने थे और अब कितने हैं, कभी कभी सवाल आ जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। मूल संविधान जब बना था तो संघ सूची में 99 विषय थे, 99, और अब हैं 97। मूल संविधान जब बना था तो राज्य सूची में थे 66 विषय, 66 थे जो अब 61 रह गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो अब 51 हो गए हैं। यानी बहुत सारे विषय राज्य सूची से हटा करके, यानी 47 थे अब 51 समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। जैसे शिक्षा
शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय हो गई है। दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद में संघ का मान्य होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। ये जो 22 हैं, अब देखिए फिर वो सवाल बनेगा, ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई 15 से लेकर 22 तक, 8 भाषाएं नई जोड़ी गई। अब इन पे भी सवाल आता है, कब जोड़ी गई, कब मतलब ईयर, कौन सी भाषा जोड़ी गई, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो पहला सवाल यहाँ पे बन जाता है ईयर को लेकर के, किस सन में जोड़ी गई। दूसरा आएगी कि कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा, उसका नाम हो सकता है, ठीक। और किस संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान में वो कौन सा संशोधन था जिसे ये जोड़ी गई, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसी जोड़ी जाने वाली भाषाओं में थी कब जोड़ी, 1967 में। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, सिंध में बोली जाने वाली। संशोधन कौन था, 21वां संशोधन था, 21वां। उसके बाद 1992 में, 1992 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और एक कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 1, 3, 4 यानी 1 यहाँ पे जोड़ी गई भाषा, 3 यहाँ जोड़ी गई और 4 फिर यहाँ पे जोड़ी गई। ये जोड़ी गई 2004 में, ये जोड़ी गई 2004 में। ये कौन कौन सी थी, ये थी संथाली, डोगरी, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 92 में, 92, ठीक। ये याद रखना है, अच्छा सवाल है। देखिए बहुत आसान है, संशोधन कैसे याद करेंगे, इससे हमारे संविधान संशोधन भी याद हो जाते हैं। 21, 71, 91, 91 को फिर मान लेना 92 है, याद हो गए। ईयर 67, 92, 2004। पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, फिर संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। देखिए सिंधी तो याद रहेगी, पहली पुरानी भाषा है। सिंध हमारा छूट भी गया, पाकिस्तान में चला गया। लाल कृष्ण अडवाणी हमारे सिंध प्रांत के थे, ऐसे याद कर लें, सबसे पुराना ये है। क्योंकि वहाँ उस समय सिंध से बहुत सारे लोग भारत में माइग्रेट करके आए थे विभाजन के तत्काल बाद, इसलिए इसको जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसको भी कोड बना लो, KNP, KNM, थोड़ा सा याद कर लें। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, SDM, इसको बना लें कोड, इसको कोड बना लें। इसको कोड बना लें SDM, संथाली, डोगरी, मैथिली
और बोडो इसमें जोड़ लेना भाई। ठीक। अब देखिए संथाली, ये संथाल परगना है कहाँ पे, थोड़ा संथाल परगना झारखंड बिहार में है। डोंगरी ये कश्मीर में है, कश्मीर में डोंगरी भाषा। मैथिली बिहार में, मैथिल इलाका वहाँ बोली जाती है। बोडो आसाम में है, तो ये आसाम का इलाका है। ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के साथ साथ हमने थ्योरी को एक बार रिवाइज भी कर दिया है। यद्यपि इस पर वीडियो बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है थ्योरी पार्ट में, उसे आप लोग ज़रूर देखें। आगे संविधान पे जो एमसीक्यू है वो संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों पे है, और प्रमुख अनुच्छेदों पे भी हमने एक वीडियो पहले से अपलोड है थ्योरी पार्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे संविधान क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा प्रमुख अनुच्छेद वाला वीडियो, उसका एक दो बार देखें। उसके बाद संविधान संशोधन पे एमसीक्यू करें। लगातार मेरा ये प्रयास रहेगा कि यूट्यूब पे एक यूनिक कंटेंट आपको दिया जाए, आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरा समय जाया हुआ है। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करें, और मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। यदि मुझे ये लगेगा कि आपका समय बर्बाद नहीं हुआ है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता होगी और मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।